दोस्तों सभी को राम राम। रुपया रूट्स चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम आपको शेयर मार्केट बेसिक टू एडवांस कोर्स का जो लेसन 1 भी है उसके पार्ट 1 में आपको समझाएंगे स्टॉक मार्केट के जितने भी रेगुलेटर्स हैं, एंटिटीज़ हैं, उनका नाम, उनका काम, उनकी फुल फॉर्म, ये सारी चीज़ें हम आपको पूरी डिटेल के साथ में समझाएंगे। पार्ट 1 इसका इसलिए बनाया है क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि लंबा वीडियो ना बने। तो अभी हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहला चैप्टर है, उनमें आता है सेबी। सेबी क्या है? सबसे पहले सेबी का फुल फॉर्म बता देता हूँ, द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक वो संस्थान है जो स्टॉक मार्केट के अंतर्गत आने वाले जितने भी एंटिटी हैं उन सब को रेगुलेट करती है, वो उन सब को चलाती है। उन सब के लिए उसने नियम बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं। उन नियम और कानून के तहत उनको स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी अपनी ड्यूटियां करनी पड़ती हैं। अब मैं एंटिटी जो वर्ड यूज़ किया उस एंटिटी वर्ड का मतलब बताता हूँ। एंटिटी वर्ड का मतलब होता है मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हर वो पर्सन, जिसमें मैं आप भी आते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ भी आती हैं, एफआईज भी आते हैं, डीआईज भी आते हैं, उसमें जो NSDL, CDSL ये भी आते हैं, डीमेट अकाउंट होल्डर ब्रोकर हैं ये भी आते हैं। मतलब मार्केट के अंदर हर वो पार्टिसिपेंट्स जो अपने आप को उसमें भागीदार मानता है या उसमें कोई भागीदारी करता है, हर वो पार्टिसिपेंट एक एंटिटीज़ की ड्यूटी करता है। तो उनको स्टॉक मार्केट के अंदर एंटिटीज़ का नाम दिया गया है। ठीक है, ये वर्ड आपका मतलब इसलिए बताया है, इस वर्ड का बार बार यूज़ होने वाला है। अब हम सेबी की जो ड्यूटियां हैं उस ड्यूटियों के बारे में बात करेंगे। तो सेबी की सबसे पहली ड्यूटी है, वो आपको बता दिया कि इंडियन स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है, जो भी एंटिटीज है उसके अंतर्गत काम करता है। इसका दूसरा काम है कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर का उनके हितों की रक्षा करती है। वो कैसे करती है हितों की रक्षा? वो इस टाइप से करती है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो लोग काम करते हैं, जिनके पास में इंटरनल न्यूज़ होती है, स्टॉक्स की भी होती है, कंपनियां जो लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में उनकी न्यूज़ होती है, उस चीज़ का फ़ायदा उठा के कोई वो इनसाइडर ट्रेडिंग ना करें, कोई फ्रॉड ना करें, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वगैरह ना करें, उनको उस चीज़ के अंदर करने से बचा के रखती है, उस चीज़ से बाहर रखती है, जिससे कि जो रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया है उनको कोई बड़ा नुकसान ना हो, उनको कोई भी नुकसान ना हो, इस चीज़ का सेबी ध्यान रखती है। अब इसके बाद बताता हूँ कि सेबी का काम है जो स्टॉक ब्रोकर हैं। स्टॉक ब्रोकर वो हैं जिनके अंदर आपने अपना डीमेट अकाउंट खोल रखा और आप ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, जैसे जीरोधा हो गया, आप स्टॉक हो गए और एंजल ब्रोकिंग हो गया, इस टाइप से काफ़ी दुनिया भर के आज इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक ब्रोकर हैं जिनके अंतर्गत आप डीमेट अकाउंट खोल के ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इससे अगला नाम है मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर क्या होता है? मर्चेंट बैंकर वो होते हैं जब कोई भी कंपनी, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, अगर उसको इंडियन स्टॉक मार्केट में NSE या BSE पे लिस्ट होना है, उनको मतलब अगर पैसा चाहिए, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनियां क्या करती हैं? IPO लेके आती हैं। IPO लेके आती है तो उसमें हम और आप जैसे लोग क्या करते हैं? पैसा डालते हैं। उस पैसे से कंपनी जिस पर्पज़ से IPO लेके आती है अपना वो पर्पज़ पूरा करती है, अपना ग्रोथ करती है, या अपना डेट है उसको घटाती है, या अपना प्रोजेक्ट है या कंपनी है उसकी ग्रोथ के लिए काम करती है। ठीक है, तो मर्चेंट बैंकर का क्या काम होता है कि किसी भी प्राइवेट या सरकारी कंपनी को मार्केट में लिस्ट होने के लिए मर्चेंट बैंकर्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि मर्चेंट बैंकर्स के बिना कोई भी कंपनी मार्केट के अंदर IPO नहीं लेके आ सकती। ठीक है, तो मर्चेंट बैंकर की ड्यूटी आपको पता लग गया कि किसी भी कंपनी को IPO लाने के लिए मर्चेंट बैंकर का सहारा लेना पड़ता है, और मर्चेंट बैंकर ही उस IPO को मार्केट में लिस्ट कराने के लिए उसका जो बैंड प्राइस है, बैंड प्राइस क्या होता है, इस चीज़ का मतलब भी आपको आगे चैप्टर में बहुत डिटेल से पता लगने वाला है, उस चीज़ का डिसाइड करती है। मतलब मर्चेंट बैंकर्स का IPO लाने में बहुत बड़ा रोल होता है, उसके बिना कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर अपने आप को लिस्ट नहीं कर सकती। मर्चेंट बैंकर्स का क्लियर हो गया। उसके बाद में आते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या होता है कि आप और हम जैसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड का काम क्या होता है? म्यूचुअल फंड भी 2 टाइप के होते हैं, AMC और PMC।
एसेट मैनेजमेंट कंपनी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी होती है? जिनके अंदर आप और हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूँ। म्यूचुअल फंड नाम हर कोई जानता है, लेकिन इसका थोड़ा सा अगर डीपली जाओगे तो वो चीज़ शायद किसी को, कुछ लोगों को पता हो, कुछ को नहीं पता होगा। तो म्यूचुअल फंड दो टाइप के होते हैं, एएमसी और पीएमसी। एएमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, पीएमसी का मतलब होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है उसके अंदर हम और आप जैसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो कंपनी क्या करती हैं, हम और आप लोगों का पैसा एक अकाउंट में डालती है, उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करती है वो, और उसका जो भी प्रॉफिट होता है उसको आपको दे देती है और उसके बदले कुछ कमीशन ले लेती है। अब पीएमसी की बात आती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनियां जो होती हैं उनका क्या होता है कि अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो एक तो सबसे पहले कंडीशन होती है कि आपके पास में मिनिमम 25 लाख की कैपिटल होनी चाहिए, तो ही आप पीएमसी के अंदर अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो डाल के और स्टॉक मार्केट में वो पैसा लगवा सकते हो। हम आगे आते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का क्या मतलब होता है वो बताता हूँ। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो होती हैं, जैसे हमें लोन लेते हैं, हमें लोन की ज़रूरत होती है, हम क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं। बैंक क्या करता है, आपका पैन कार्ड मांगता है। पैन कार्ड किस लिए मांगता है? वो आपका सिविल चेक करता है, आपके लोन चेक करते हैं, आपकी जो हिस्ट्री है वो चेक करते हैं। इसी टाइप से क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ क्या करती हैं, किसी भी प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, अगर उसको लोन उठाना है, अगर उसको लोन लेना है, तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं वो उनका क्रेडिट स्कोर देखती हैं, उनकी एलिजिबिलिटी देखती हैं कि क्या ये कंपनी जो लोन उठा रही है इसके पास में लोन चुकाने के लिए उपयुक्त साधन हैं, उसके पास रिसोर्सेज हैं कि वो उस लोन को चुका पाए। ये काम करती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, ठीक है। और इन सब को जो रेगुलेट करती है, ये सब जो काम करती है, किसके अंदर काम करती है? सेबी के अंतर्गत काम करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टॉक एक्सचेंज और अन्य मध्यस्थों का निरीक्षण और जांच करना। सेबी क्या करती है, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनका समय समय पे ऑडिट भी करती है, इन्वेस्टिगेशन भी करती है। इसके साथ में सेबी क्या करती है, अब जैसे मैं बता रहा हूँ तो एक तरह से ये एजुकेशन है, आप सीख रहे हो, तो सेबी का काम ये है कि वो निवेशकों को एजुकेट भी करती है। इसलिए करती है, अगर वो एजुकेट करेगी तो ही निवेशक को पता लगेगा कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट है क्या। स्टॉक मार्केट के बारे में हर इंसान की एक अलग राय होती है, लेकिन एक्चुअल ये होता है कि अगर आप सीख के करते हो, समझ के करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो ये चीज़ बहुत बेहतर आपके लिए विकल्प है, पैसा इन्वेस्ट करने का भी, पैसा बनाने का भी, और अपने सपने पूरे करने का भी, ठीक है। तो सेबी का मैंने कवर कर दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आरबीआई। आरबीआई क्या है? आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सब ने सुना है, हर कोई जानता है। आरबीआई के अंतर्गत जितने भी जो बैंक हैं वो सारे आरबीआई के अंतर्गत काम करते हैं, आरबीआई के नियमों के तहत काम करते हैं, आरबीआई के जो रेगुलेशंस हैं, जो कानून हैं, उनके अंतर्गत काम करते हैं। आरबीआई का काम होता है जितने भी जो बैंकिंग सिस्टम है सबका ऑडिट करना, उनकी जांच करना, उनका जो भी लेन देन है, आपका जो भी पेमेंट सेटलमेंट होता है, क्या वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो उस चीज़ का निरीक्षण करना, उसकी जांच पड़ताल करना, ये सब काम होता है आरबीआई का। अगर आपका कोई भी काम बैंक में, अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आरबीआई में उसका कंप्लेंट करते हैं, तो बैंक तुरंत एक्शन लेता है। क्योंकि बैंक एक्शन इसलिए लेता है, अगर बैंक एक्शन नहीं लेगा तो आरबीआई उसके ऊपर एक्शन ले लेगी, ठीक है। तो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आरबीआई की जो ड्यूटियाँ हैं वो आपको मैं बताना स्टार्ट कर दिया है। इसकी और ड्यूटी ये होती है आरबीआई की कि आरबीआई का काम है ब्याज दरों को निर्धारित करना। जो ब्याज दरें उनको निर्धारित करती है और उस चीज़ का इफेक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में दिखाई देता है। ये सब जो हैं एंटिटीज़ हैं मार्केट के, स्टॉक मार्केट के ऊपर इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। हर वो वर्ड जो आपको बताऊंगा, हर चीज़ का इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसमें कोई ना कोई रोल होता है, उसमें कोई ना कोई भागीदारी होती है। आरबीआई का रोल बताता हूँ। आरबीआई का रोल जब ब्याज दरें निश्चित करेगी तो जो इंडिया की जितनी भी कंपनियां जो मार्केट में लिस्टेड हैं वो भी,
जो मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी, उस चीज़ का उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब इफ़ेक्ट कैसे पड़ेगा? इफ़ेक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि आरबीआई अगर ब्याज दरों को अगर इंक्रीज़ करती है तो जितनी भी कंपनियां हैं, अगर उन्होंने जो भी पैसा उठा रखा है मार्केट से, बैंकों से जो पैसा उठा रखा है जिसका उनको लोन चुकाना है, तो ब्याज दरें बढ़ेंगी तो उनको लोन ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, तो उनका प्रॉफिट, उनका जो रेवेन्यू हो वो कम हो जाएगा। इसी टाइप से अगर ब्याज दरें कम होती हैं तो आप देखना कि मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि सभी कंपनियों को जो उनको जो ऋण चुकाना था उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट अब कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का उनको फ़ायदा मिलेगा। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, आरबीआई का काम ये भी होता है कि विदेशों से जो हमारे पास में पैसा आता है, विदेशी मुद्रा आती है, उनका संचालन करती है, एक तरह से उनकी देखरेख करती है। ठीक है, उस चीज़ को हैंडल करती है, वो काम भी आरबीआई का होता है। भुगतान निपटान का आपको मैंने बता दिया। बैंकिंग जो सिस्टम होती है उसका वो देखती है कि प्रॉपर क्या वो जो आपका सेटलमेंट है पेमेंट का प्रॉपर लेन देन कर पा रही कि नहीं कर पा रही। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है MOF, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आपने सुना होगा, नाम बहुत अच्छे सुना होगा, लेकिन क्या आपको इसकी ड्यूटियाँ पता है? इसकी ड्यूटियाँ मैं आपको बताता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम होता है कि हमारा जो देश का, मैं आपको ब्रीफ में चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपको इनका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले लेना ताकि आप उन चीज़ों से अपडेट हो जाओ, डिटेल में पढ़ सको। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो मेन ड्यूटियाँ होती है वो क्या करती है कि हमारा जो कंट्री है, इस कंट्री की जो इकोनॉमी है और जो फाइनेंशियल, जो पैसे से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड जो भी पॉलिसी हैं, उन सभी पॉलिसियों को बनाती है। बनाने के बाद में देखती है कि वो पॉलिसी बनाने के बाद में जो आरबीआई है, सेबी है, IRDAI है, PFRDA है, ये सब संस्थाएं क्या उन पॉलिसी का प्रॉपर इस्तेमाल करके उसके हिसाब से चल रही हैं कि नहीं चल रही, रूल्स रेगुलेशन वो निकाल रही है नहीं निकाल रही। हर कोई संस्था, जैसे सेबी है, सेबी की जो एंटिटीज़ हैं उनका ध्यान कौन रखती है? सेबी रखती है। उनकी ऑडिट कौन करती है? सेबी करती है। आरबीआई का जो बैंकिंग सिस्टम होता है फाइनेंस से रिलेटेड, उस चीज़ को देख रेख, उसका ऑडिट करना, उन सब चीज़ों की जांच करना, ये सब चीज़ें कौन करती है? आरबीआई करती है। और ये पूरा कंसोलिडेट करके किसको भेजती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये इस चीज़ की देखरेख करता है कि किस चीज़ में, किस पॉलिसीज़ के अंदर हमें सुधार करने की आवश्यकता है, कहाँ चीज़ें ठीक चल रही हैं, कहाँ चीज़ें गलत चल रही हैं। गलत चल रही हैं तो उस चीज़ को कैसे सुधारा जाए, ये चीज़, इसके लिए नियम कानून जो भी चेंज करने पड़ते हैं, जो भी लाने होते हैं, ये सारा काम किसका होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। ठीक है, आपको मैंने ब्रीफ में बता दिया, बाकी अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है IRDAI। IRDAI का नाम आपने पिछले टॉपिक में सुना होगा। उस टाइम पर उसका डिटेलमेंट मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसका चैप्टर अभी आ गया है। ठीक है, जिस टाइप से आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को चलाती है, सेबी स्टॉक मार्केट के जितने भी एंटिटीज़ हैं उन सबको हैंडल करती है, इसी टाइप से जो IRDAI है इसकी ड्यूटीज़ क्या होती है? IRDAI क्या करता है कि जितनी भी जो पॉलिसीज़ बेचने वाली जो कंपनियां होती हैं उनको लाइसेंस देना। ठीक है, उस लाइसेंस देने के साथ में जो पॉलिसीज़ IRDAI बनाती है, जैसे आरबीआई बैंकों के लिए पॉलिसी बनाता है, सेबी स्टॉक मार्केट के लिए पॉलिसी बनाता है, एंटिटीज़ के लिए पॉलिसी बनाता है, इसी टाइप से IRDAI जो पॉलिसियाँ बेचने वाली जो भी कंपनियाँ होती हैं, जैसे LIC भी है, कुछ और कंपनियां भी हैं, सभी आजकल लगभग मार्केट में पॉलिसियां बेचती हैं। तो पॉलिसी बेचने वाली जो कंपनी उसके लिए रूल्स बनाती है और ये चेक करती है कि क्या वो कंपनियां ये रूल्स को प्रॉपर फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही, या कस्टमर को जो पॉलिसीज़ बेच रही हैं उस पॉलिसीज़ के अंतर्गत कस्टमर को जो प्रॉफिट, जो बेनिफिट मिलना चाहिए क्या वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उन सब का ध्यान कौन रखता है? IRDAI। अगर कोई भी पॉलिसी कंपनी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर वो सॉर्ट आउट नहीं करती, तो जिस टाइप से बैंकिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप RBI के पास जाते हो, कंप्लेंट करते हो। ऐसे ही अगर आपको पॉलिसी से रिलेटेड किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो तो आपको कहाँ जाना है? IRDAI। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उसका जो कंसर्न मैन जो ब्रांच है उसके पास आप संपर्क करोगे
तो जो पॉलिसी निर्धारक जो कंपनियां हैं जो आपको पॉलिसियां देती हैं तुरंत आपका काम करेंगी, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो IRDAI उनका काम अच्छे से कर देगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक चीज़ और बताता हूँ, जो IRDAI होता है ये कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाती है जिसके तहत जो पॉलिसी बेचने वाली कंपनियां काम करती हैं। पॉलिसी बेचने वाली कंपनियों को जो पैसा आप लोग देते हो या हम लोग देते हैं, उस पैसे को वो कंपनियां क्या करती हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। अब आप ये सोच लो कि हर वो कंपनी जहां आपका पैसा जाता है और आप सोचते हो कि यहाँ मेरा पैसा सेफ है, हर कंपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है। क्यों करती है? कुछ तो बात है, इसलिए करती है। यही रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको नॉलेज लेना है और वो पैसा, अपना पैसा कंपनियों को बांटने के बजाय उनको दे के और निश्चिंत बैठ जाते हो। वो कंपनी आपके पैसा का क्या कर रही है, आपको एक निश्चित रिटर्न दे रही है। कुछ कंपनी ने बोल दिया कि ठीक है आपको 7% दे देंगे, खुद कितना कमा रही है उस पैसे से, खुद कमा रही है तभी तो आपको दे रही है ना। तो कोई भी कंपनी घाटे का सौदा करेगी नहीं। इसलिए बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट के बारे में जानो, उसको पहचानो, ताकि अपने खुद के पैसे को खुद काम पे लगा सको, खुद उससे अर्निंग कर सको। वो क्या करती हैं, वो कोई भगवान तो है नहीं, कोई ऊपर से तो उतर के आए नहीं, उन्होंने भी चीज़ें सीखी हैं, उन्होंने भी स्टॉक मार्केट को समझा है, इसीलिए तो कंपनी बना ली। आपका पैसा ले लिया, उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो क्यों ना आप खुद अपना मार्केट के बारे में सीख लो और अपने पैसे को खुद इन्वेस्ट करो, क्यों किसी को हाथ में देना, क्योंकि एक एक पैसा बहुत मेहनत से इकट्ठा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो जितनी भी LIC कंपनियाँ, LIC है, जो भी पॉलिसी बेचने वाली कंपनियाँ, उस पैसे को कहाँ डालती हैं, मार्केट में डालती हैं। मार्केट में डालने के बाद में वो पैसे से जो बेनिफिट मिलता है, आपको जो रिकमेंडेशन वो देती हैं, जो प्रॉमिस करती हैं, उतना पैसा आपको दे देती हैं। बाकी का प्रॉफिट कहाँ जाता है, उनके अकाउंट में। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि लॉस भी तो होता होगा मार्केट में। लॉस भी होता है, लेकिन प्रॉफिट भी होता है। अब अकेला लॉस होता रहेगा तो कोई भी LIC कंपनियां वगैरह सारे संस्थान तो बंद ही हो जाएंगे ना। इसलिए वो जो भी चीज़ें करती हैं सीख के करती हैं, उनके पास उस चीज़ का नॉलेज होता है, तो उनके पास में प्रॉफिट ज़्यादा होता है और लॉस कम होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है PFRDA। ये नाम भी आपने इस चैप्टर में पहले सुना होगा। इसका भी डिटेल अभी पूरा अच्छे से बताऊंगा। अब PFRDA क्या है? PFRDA का फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि PFRDA की ड्यूटी, हम आपको बता रहा हूँ, PFRDA की जो ड्यूटियाँ हैं वो ड्यूटी ये होती है कि PFRDA क्या करती है, जितने भी जो पेंशन वाले डिपार्टमेंट हैं, उन पेंशन वाले डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट करना, उनकी देख रेख करना, उनको कैसे चलाना है, इसका निर्धारण कौन करता है, PFRDA। अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रिटायर्ड होंगे या जो सर्विस कर रहे हैं, जो पेंशन से रिलेटेड कुछ जानकारियां हैं या जो कुछ कंप्लेंटें हैं, तो वो काम उनको करनी चाहिए। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, कुछ लोग बैंक में घूमते हैं, कुछ लोग कहीं घूमते हैं। वहाँ घूमने की बजाय आप डायरेक्ट PFRDA के पास जाओ, वहाँ कंप्लेंट डालो, आपका जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर प्रॉपर तुरंत काम होगा। इसका उदाहरण पहले दिया था मैंने। बैंकिंग का कंप्लेंट कहाँ डलता है, RBI में डलता है। उसी टाइप से सेबी के पास डलता है स्टॉक मार्केट का। इससे पहले वाला भी आपको मैंने बता दिया। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि पेंशन से रिलेटेड जो भी आपका प्रॉब्लम होता है उसको आपको कहाँ भेजना है, कहाँ आपको कंप्लेंट करनी है, PFRDA के अंदर। अब जो PFRDA है, हमारा जो NPS सिस्टम है, नेशनल पेंशन सिस्टम, इसको भी रेगुलेट कौन करता है, PFRDA करता है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, PFRDA ये भी काम करती है कि जो भी पैसा आम आदमी का या जो सर्विस करने वाले पर्सन हैं उनका पैसा पेंशन स्कीम्स के अंदर लगाया जाता है, क्या वो पैसा मार्केट में लगने के बाद में जो PFRDA की जो पॉलिसीज़ हैं उनके तहत उन पेंशनर्स को वापस दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, इस चीज़ का भी देख रेख कौन करती है, PFRDA। उनके लिए पॉलिसियाँ वगैरह जो भी बनाना, नियम बनाना, उस नियमों के अंतर्गत क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसका भी मार्केट में रोल आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी पेंशनर का पैसा आता है वो कहाँ जाता है, कहाँ इन्वेस्ट होता है, मार्केट के अंदर। NPS पैसा कहाँ डालती है, मार्केट के अंदर डालती है।
सभी जितने भी एंटिटीज़ हैं सारे मार्केट में ही पैसा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि पैसा बनता तब है जब आप उस चीज़ का आपको नॉलेज होगा। तो जब वो संस्थान पैसा लगा रहे हैं तो आप क्यों ना सीख के अपना पैसा खुद लगाओ। ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, ताकि ये चीज़ को दिमाग में घुसाना बहुत ज़रूरी है कि देश में चल क्या रहा है। जितने भी संस्था हैं वो जो काम कर रहे हैं, उन काम करने के पीछे उनका मेन मकसद क्या है? हर संस्था का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। हर संस्था पैसा कमाती है, किससे कमाती है? स्टॉक मार्केट से कमाती है। तो वो चीज़ आपको खुद को समझना होगा। वो समझोगे तब जब उस चीज़ के बारे में नॉलेज लोगे। नॉलेज आपको मिलेगा कैसे? इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपको नॉलेज मिलेगा। कंटिन्यू इसके लेसन आएंगे, एक एक चीज़ को डीपली आपको बताऊंगा मैं, एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। ये वो संस्थाएं हैं जो शेयर बाजार में व्यापार और निपटान के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करती हैं। कैसे करती हैं, कौन सी संस्थाएं हैं, किस टाइप से करती हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस, हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जिन एक्सचेंज के ऊपर हम बाइंग और सेलिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और इन एक्सचेंज के ऊपर क्या होता है, कोई भी प्राइवेट सरकारी कंपनियां होती हैं वो अपने आप को लिस्ट करती हैं आईपीओ लाके। जब उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो आईपीओ लाती हैं। आईपीओ किसके थ्रू लाती हैं? मर्चेंट बैंकर के थ्रू लेके आती हैं, जो कि पहले डिटेल से बताया था और आगे और डिटेल से बता दूंगा। मर्चेंट बैंकर के थ्रू आईपीओ लेके आती है, मार्केट में लिस्ट होती है और फिर उस कंपनी के अंदर आप शेयर खरीदते और बेचते हो। जितने भी लिस्टेड कंपनियाँ हैं सब के अंदर एसआई जिसको अच्छा लगता है, अच्छी कंपनी लगती है डालता है, बुरी कंपनी लगती है नहीं डालता। अपने अपने नॉलेज के अनुसार, जिसको नॉलेज है वो सही कंपनी में डालेगा, जिसको नॉलेज नहीं है वो कोई भी साथ वाला या सामने वाला या टीवी वाला कोई भी बता देगा उसमें खरीद लेगा, कोई भी बता देगा उसमें लॉस बुक कर लेगा। बीएससी और एनएससी भी हमारी स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके अंदर भी आप ऐसी लिस्टेड कंपनियों में पैसा वगैरह लगाते हो। ये हमारी इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे बड़ा एनएससी। और बीएससी एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है एमसीएक्स। एमसीएक्स क्या होता है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इसके अंदर क्या होता है? बीएससी और एनएससी के अंदर जो भी प्राइवेट सरकारी कंपनियां वो लिस्टेड होती हैं, उनमें आप ट्रेड करते हो। एमसीएक्स में क्या करते हो? जो भी कमोडिटी से रिलेटेड है, सोना चांदी और ऑयल, ये सब चीज़ें आप क्या करते हो? एक इंडेक्स बना हुआ है, एक एक्सचेंज बना हुआ है, सॉरी इंडेक्स नहीं है, एक्सचेंज है एमसीएक्स। उस एक्सचेंज के ऊपर जैसे एनएससी बीएससी पे बाइंग सेलिंग करते हो, ऐसे आप सोने के अंदर, चांदी के अंदर, हमारा जो ऑयल है उसके अंदर आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जिसको बोलते हैं। इसके अलावा एक एक्सचेंज और भी है, ये एनएससी बीएससी तो सबको पता होगा, एमसीएक्स कुछ लोगों को पता होगा, एनसीडीएक्स और भी कम लोगों को पता होगा। अगला होता है एनसीडीएक्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। इसमें किस चीज़ का ट्रेडिंग होता है? इसमें ट्रेडिंग होता है, किस चीज़ का होता है? इसमें जो भी कृषि से, फार्मर से रिलेटेड होता है, जैसे हमारा गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, तिल हो गया, और मतलब जो भी अनाज है जिसकी हम खेती करते हैं, खेती से, कृषि से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों का हम ट्रेड किस में करते हैं? एग्रीकल्चर से रिलेटेड का एनसीडीएक्स स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उन सब चीज़ों का ट्रेड होता है। उनका प्राइस घटता है, बढ़ता है। जैसे एनएससी बीएससी पे कंपनियों का घटता बढ़ता है, एमसीएक्स पे सोना चांदी का, तेल का, गोल्ड सिल्वर ऑयल, इनका घटता बढ़ता है। उसी टाइप से एनसीडीएक्स में भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों का प्राइस कम ज़्यादा होता है, वहाँ पे भी ट्रेडिंग होता है। अब मैंने आपको 4 स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बता दिया। ये 4 स्टॉक एक्सचेंज के अलावा हमारे पास में और भी 2 स्टॉक एक्सचेंज है। टोटल स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास में कितनी है? 6 स्टॉक एक्सचेंज हैं। 4 यहाँ कवर कर दी, 2 स्टॉक एक्सचेंज अगले टॉपिक में हम कवर करते हैं। अब नेक्स्ट में हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका अगला नाम है MSEI, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया।
ठीक है। इसके अंदर क्या क्या ट्रेड होता है, नाम तो आपने सुन लिया, डिटेल में भी ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। इसके अंदर क्या आप इक्विटी में भी ट्रेड कर सकते हो और डेरिवेटिव में भी ट्रेड कर सकते हो। आपका जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके अंदर आप ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग करना, करेंसी में ट्रेड करना, INR और USD इसमें ट्रेड करना, ये सब चीज़ों का ट्रेड आप MSCI जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर आप कर सकते हो। जब आप डीमेट अकाउंट खोलोगे, आप उसमें सर्च मारोगे, आपको ये मिल जाएगा। आपको ट्रेडिंग का मैंने बता दिया कि इसमें आप किस किस चीज़ का ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये चीज़ का ट्रेड होता है। ये सब चीज़ें आप और ज़्यादा गहराई से तब जानोगे जब एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक आगे आप देखते जाओगे, सुनते जाओगे, समझते जाओगे और डाउट क्लियर करते जाओगे। अब नेक्स्ट एक्सचेंज है हमारा इंडिया का INX, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो इंडिया जो स्टॉक मार्केट है, इंडिया एक्सचेंज है हमारा, उसके अंदर विदेशी लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब तक आपने सुना हो कि FIs पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलती है, जिससे मार्केट के अंदर मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर वो सेलिंग करते हैं तो मार्केट में हल्का सा क्रैश डाउन होती है, ठीक है, BS हो जाती है। उसके बाद में अगर वो बाइंग करते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ भागता है, बुलिश हो जाता है, ठीक है। वो कब होता है, कैसे होता है? क्योंकि जो इंटरनेशनल जो भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, जो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा मार्केट के अंदर डालते हैं। और किसके थ्रू डालते हैं? इंडिया की जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है, जो गुजरात के अंदर इस्टेब्लिशमेंट है जिसका, उसके थ्रू डालता है वो पैसा। और वो ट्रांजेक्शन, उनका जो भी ट्रांजेक्शन होता है सारा इलेक्ट्रॉनिकली होता है और बहुत फास्ट ट्रांजेक्शन होता है। जैसा कि हम यहाँ से ट्रेड करते हैं, हमारी मार्केट के जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं उसके अंदर, उसी टाइप से इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर भी जो देश से बाहर जो लोग रह रहे हैं, बाहर जो भी म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हैं और जितने भी एंटिटीज़ हैं जो मार्केट के अंदर अपने आप को भागीदार बनाना चाहते हैं, जो पैसा बनाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है इंडिया की तरफ से। उसके थ्रू वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सब चीज़ें हर किसी को पता था कि पैसा डालते हैं, लेकिन क्या इसका स्टॉक एक्सचेंज है अलग से, उसके थ्रू पैसा डालते हैं, ये सब चीज़ें आपको पहली बार पता लगा होगा। तो वो ट्रेडिंग क्या करते हैं, इंडिया की जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है उसके ऊपर, इंडिया INX के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज क्या है, उनका क्या काम है और उनका नाम क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया के अंदर दो ही डिपॉजिटरीज हैं, NSDL और CDSL। NSDL का फुल फॉर्म लिखा हुआ है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। CDSL का है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि आप स्टॉक मार्केट में जैसे आप पैसा लगाते हो, शेयर परचेज करते हो, म्यूचुअल फंड जो कंपनियां हैं वो पैसा लगाती हैं, वो परचेजिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी परचेजिंग होती है किसके थ्रू होती है, ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर आपको क्या बना के देता है, डीमेट अकाउंट बना के देता है। और उस डीमेट अकाउंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो शेयर का और जो पैसे का जो लेन देन होता है, जो दिखाई देगा आपको आपकी डिस्प्ले के अंदर। किसी में थोड़ा टाइम लगता है, किसी में तुरंत हो जाता है, ठीक है। वो सब चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से होती हैं, एक स्टॉक पैसे को एक बायर से जो सेलर होता है उसका आपस में एक दूसरे को लेन देन करना, उस स्टॉक का उसमें ऐड होना है तो वो बाई करेगा तो उसमें ऐड होगा, कोई सेल करेगा तो उसके स्टॉक से वो आउट हो गए दूसरे के डीमेट अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। ये काम कौन करती है, NSDL और CDSL दोनों का ये काम है, दोनों मिलके ये काम करती हैं। ये दो डिपॉजिटरीज हैं हमारे इंडिया की, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है आज हम इधर ही समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 2 कल आपको हम बताएंगे, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा इसलिए वीडियो इधर ही समाप्त होती है। अगर किसी का भी कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर सब कुछ क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको बता दिया मैंने, कमेंट में डाल दोगे तो उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा।
इसी के साथ सबको राम राम।